जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजल लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो मैं यहाँ पे बिहार टीचर एग्जाम से रिलेटेड डेली यहाँ पे प्रैक्टिस प्रश्नों को ला रहे हैं। आज की जो हम लोग की क्लास रखी गई है वह हो जाएगा भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी। सारे जो टॉपिक हैं उस टॉपिक को मैं इस चैनल पर कवर कराऊंगा। सारे टॉपिक को कवर कराऊंगा जो पिछले एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा और इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि जो कर्क रेखा है ये भारत के 10 राज्य से होकर गुजरती है। ऐसे तो आप लोग को पता है कि भारत कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार, इस प्रश्न के अनुसार बात करेंगे तो भारत के कौन से राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, यह प्रश्न पूछा गया है। तो सी ऑप्शन का हम लोग टिक करेंगे। छत्तीसगढ़ वह जो राज्य हो जाएगा जिससे कर्क रेखा जो है ये गुजरती है। ठीक है, आगे देख लीजिए, यहाँ पे कुछ हम आप लोगों के लिए विशेष जानकारी के तौर पर लाए हैं। कर्क रेखा ये भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है। अब आपके दिमाग में आ गया होगा दोस्तों ये कर्क रेखा होती क्या है, कर्क रेखा किसे कहते हैं। तो कर्क रेखा उस रेखा को कहते हैं जो उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर, याद रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर 23.5 डिग्री पर ग्लोब में पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई जो काल्पनिक रेखा होती है उसी को कर्क रेखा कहते हैं। 23 डिग्री 30 मिनट पर, याद रखिएगा, इसके समानांतर होनी चाहिए। और ये जो कर्क रेखा है ये पश्चिम से पूरब की ओर ग्लोब पर खींची गई जो काल्पनिक रेखा होती है उसी को कर्क रेखा कहते हैं। याद हो गया, आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, आगे अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। आगे के जो पॉइंट है वह कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और ये राज्य जो है पश्चिम से पूरब की ओर निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं, जो गुजरात हो जाएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये सारे जो राज्य हैं ये कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं। ठीक है, तो 8 राज्य याद रखिएगा। प्रश्न बढ़ेंगे हम लोग 2 नंबर पे। अब यहाँ पे जो 2 नंबर प्रश्न है कि कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, ये ध्यान में रखिएगा। उस समय गुजरती थी लेकिन यहाँ पे नहीं गुजरती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए हो जाएगा ये सही होगा, उड़ीसा राज्य से होकर नहीं गुजरती है। जस्ट आप लोग को अभी बताए हैं, देख लीजिए, यहाँ पे जो कर्क रेखा के बारे में बताए हैं वह 8 राज्यों से गुजरती है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं क्या उड़ीसा है, इसमें नहीं है, इसीलिए यहाँ पे उड़ीसा जो ऑप्शन हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न बढ़ेंगे 3 नंबर पे। तीसरा जो प्रश्न है कि भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, किस देश के साथ। तो जो बांग्लादेश हो जाएगा इसके साथ जो भारत है अपनी सीमा को साझा करता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग को इस क्लास की पीडीएफ लेना चाहते हैं, जो भी क्लास हो रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दिया गया है, आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और व्हाट्सअप का भी जो व्हाट्सअप ग्रुप है हम जल्द ही बनाने वाले हैं, उससे आप लोग को बहुत ज़्यादा पीडीएफ वहाँ पे मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे करें कि भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, तो वह देश हो जाएगा बांग्लादेश हो जाएगा। कौन सा देश हो जाएगा, वह देश हो जाएगा बांग्लादेश हो जाएगा। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा विशेष जानकारी के तौर पर देख लीजिए, भारत जो है ये 7 पड़ोसी देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। कितनी पड़ोसी देशों के साथ, 7, याद कीजिएगा। जिसकी लंबाई कितना हो जाएगा तो 15,106.7 किलोमीटर हो जाएगा। कितना, 15,106.7 किलोमीटर। ठीक है, जिनमें से बांग्लादेश के साथ लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है कौन सा देश, भारत के 5 पड़ोसी देशों के साथ सीमाएं जो है देख सकते हैं यहाँ पे उनकी लंबाई। देखिए मैंने कोटेशन अच्छा सा लिया है, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल और अफगानिस्तान। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से इसे देख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिएगा, या पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे देखेंगे जो चौथा प्रश्न है, LAC जिसका वास्तविक नियंत्रण रेखा बोला जाता है, यह भारत के बीच का एक प्रभावी सीमा है। कौन से, तो देख सकते हैं कौन से देश के बीच की ये प्रभावी सीमा हो जाएगा, तो चीन का हो जाएगा। कौन सा देश, चीन हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है जिसको LAC के नाम से जाना जाता है, यह एक प्रकार की सीमाकन रेखा है। सीमा वाला मतलब जो सीमा है
उसकी एक रेखा है जो भारतीय नियंत्रित क्षेत्र और चीनी नियंत्रित क्षेत्र को एक दूसरे से अलग करती है, एक दूसरे से डिवाइड करती है। तो चीन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न 5 पे। 5 नंबर प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य को माझा, दुआबा और मालवा क्षेत्र के में बांटा गया है। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सा यहाँ पे प्रश्न है। माझा, दुआबा और मालवा क्षेत्र में उसको बांटा गया है। कौन सा ऐसा भारतीय राज्य हो जाएगा? तो वह हो जाएगा भारतीय राज्य पंजाब हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा। अब इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। यहाँ पे देखिए जो पंजाब राज्य है यह 3 प्रमुख क्षेत्र माझा, मालवा और दुआबा में विभाजित है। याद रखिएगा, आया हुआ प्रश्न है। पंजाब का यह जो विभाजन मूल रूप से पंजाब की भूमि से बहने वाली जो सतलज और ब्यास नदियों के कारण होता है। तो ध्यान में रखिएगा, पंजाब में कौन कौन सी नदी है? तो पंजाब में सतलज नदी और ब्यास नदी दोनों नदी है। ठीक है, इससे ध्यान में रखिएगा। ऐतिहासिक काल की बात करेंगे तो इस नदियों को पार करना आसान नहीं होता था, इसलिए नदियों द्वारा विभाजित क्षेत्रों को अलग क्षेत्र के में बांट दिया गया माना जाता था। माझा जो क्षेत्र है ये मुख्य रूप से ब्यास और रावी नदियों के बीच का क्षेत्र को कवर करता है। ये भी प्रश्न आता है दोस्तों कि जो माझा क्षेत्र है गुजरात का, वह कौन कौन सी नदियों के बीच के कवर करता है? तो ब्यास और रावी नदी, याद रखिएगा। सतलज नदी के बाएं किनारे की ओर पंजाब के क्षेत्र को मालवा कहा जाता है। सतलज नदी के जो बाएं किनारे होते हैं वह पंजाब के क्षेत्र को मालवा कहा जाता है। और पंजाब राज्य का लगभग 60 से 70% जो क्षेत्र है वह सतलज और ब्यास नदियों के क्षेत्र को दुआबा कहा जाता है। तो ये बहुत अच्छी जानकारी थी आपके लिए, एग्जाम में आता है प्रश्न। जो 6 प्रश्न है, भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत जो है पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देख सकते हैं विशेष जानकारी के तौर पर कि भारत जो है अक्षांशीय दृष्टि से पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरीय दृष्टि से पृथ्वी के पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांशीय दृष्टि से बात करेंगे तो ये पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में, देशांतरीय दृष्टि से बात करेंगे तो पृथ्वी के पूर्वी गोलार्ध में। समझ में आ गया? प्रश्न बढ़ेंगे। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश से 1 डिग्री के भीतर है? नई दिल्ली के अक्षांश से 1 डिग्री के भीतर है तो जो एवरेस्ट पर्वत है यहाँ पे ये सही हो जाएगा। कौन सा? तो एवरेस्ट पर्वत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न बढ़ेंगे 8 पे। भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए। भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम गौरामोता हो जाएगा। भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम क्या हो जाएगा? गौरमोता हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, विशेष जानकारी के तौर पे आप लोगों को बताए हैं। भारत की जो सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कौल हो जाएगा। याद रखिएगा, भारत की सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल। दक्षिणी बिंदु की बात करेंगे तो यह निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले यह पिग्मिलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था, जबकि मुख्य भूमि से अगर बात करेंगे दक्षिणतम बिंदु को, इसको कोमरिन, केप कैमरिन जैसे कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, इसके नाम से जाना जाता। आगे देख सकते हैं यहाँ पे जो भारत का पश्चिमी बिंदु हो जाएगा दोस्तों, वह गुजरात राज्य में स्थित गौर माता, जिसको गुहर मोती के नाम से जाना जाता है। यह पूर्वी बिंदु है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, किबुथु है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, जो भारत का पश्चिमी बिंदु गुजरात राज्य में जो स्थित गौर माता है, जिसको गुहर मोती के नाम से जाना जाता है, यह कहाँ पे है? तो गुजरात में हो जाएगा। नोट की बात करते हैं तो जो भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिण बिंदु हो जाएगा वह हो जाएगा इंदिरा बिंदु कहा जाता है, जिसे 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में यह जलमग्न हो गया था। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न 9 है कि भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु कौन सा है? सुदूर पूर्वी बिंदु कौन सा हो जाएगा? तो किबिथु आप भी देख सकते हैं यहाँ पे, किबिथु अरुणाचल प्रदेश में स्थित पूर्वी जो बिंदु है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जिसको किबिथु कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सुदूर बिंदु किबिथु हो जाएगा। 10 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के मुख्य भूभाग के सुदूर दक्षिणी सिरे से सबसे दूर है? ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो नांदेड़ हो जाएगा ये सबसे दूर है दक्षिणी सिरे से। ओके, विशेष जानकारी के तौर पर देख सकते हैं जो बेंगलुरु, कर्नाटक, कडाई कनाल, तमिलनाडु सुदूर दक्षिणी सिरे से स्थित नज़दीक शहर है। सुदूर दक्षिणी सिरे से नज़दीक शहर कौन कौन से है? तो बेंगलुरु हो जाएगा और कडाई कनाल हो जाएगा। कडाई कनाल तमिलनाडु
बेंगलुरु कर्नाटक। जबकि नांदेड़ की बात करेंगे, नांदेड़ कहाँ पे, महाराष्ट्र, जी हाँ महाराष्ट्र। ये मुख्य भूमि के सुदूर दक्षिणी सिरे के सबसे दूर स्थित है। सुदूर दक्षिणी सिरे के सबसे दूर स्थित कौन सा हो जाएगा, नांदेड़ हो जाएगा। सबसे नज़दीक शहर कौन हो जाएगा, तब बेंगलुरु और कोडाईकनाल। याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है। नंदा तट के कारण इस शहर का नाम नांदेड़ पड़ा है। यह जो है तीर्थ स्थल किसका है, सिख का है। यहीं गुरु गोविंद सिंह का देहांत हुआ था। कहाँ पे, नांदेड़ में। नांदेड़ कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न 11 है, इनमें से किस भारतीय राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है। तो सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। ठीक है, देखिए भारत में सूर्योदय सबसे पहले उत्तर पूर्वी जो राज्य है अरुणाचल प्रदेश में होता है। इसलिए इस राज्य का भारत में उगते सूर्य की भूमि के नाम से जाना जाता है। उगते सूर्य की भूमि के नाम से अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता है। जबकि वैश्विक दृष्टि से बात करेंगे, जापान को उगते सूरज के देश के नाम से जाना जाता है। डूबते सूर्य नॉर्वे, उगते सूर्य यहाँ पे जापान हो जाएगा। 12 प्रश्न है कि भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। जोन इसका कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे सेकेंड जो 4 भूकंपीय जोन है भारत का, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां 4 भागों में विभाजित किया गया है। BIS भूकंपीय खतरे के निकास नक्शे और कोड प्रकाशित करने के लिए आधिकारिक एजेंसी है BIS। इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। प्रश्न बढ़ेंगे 13 पे। 13 नंबर प्रश्न है कि भारतीय मानक समय जो अंश है कितने डिग्री पूर्वी देशांतर के अनुरूप है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी याद करेंगे, 82.5 डिग्री। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है ये प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरता है। ग्रीनविच से यह कितना घंटा आगे है, तो 5 घंटा 30 मिनट आगे है दोस्तों। कितना, ग्रीनविच से कितना घंटा आगे है, तो 5 घंटा 30 मिनट आगे है। आप लोग लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, PDF ले सकते हैं। आगे देखेंगे प्रश्न 14 है कि भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल तो याद करेंगे 3.28 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। भारत का जो क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 3.28 लाख वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। और भारत जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। और 2011 की जनगणना के अनुसार बात करेंगे तो 1 अरब 21 करोड़ भारत की जनसंख्या थी। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करेंगे विश्व का सबसे बड़ा देश तो रसिया हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान हो जाएगा। और भारत जो है उत्तर से दक्षिण देखेंगे किलोमीटर कितना है, तो 3,214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम तो 2,933 किलोमीटर तक फैला हुआ है भारत। ठीक है, इस प्रकार भारत का क्षेत्रफल आप देख सकते हैं यहाँ पे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। यहाँ पे 15 प्रश्न है कि कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत किस स्थान पर आता है। तो क्षेत्रफल के संदर्भ में 7वां आता है, अभी जस्ट आप लोग को बताए हैं। यहाँ पे 16 प्रश्न बात करेंगे भारत के उत्तर में स्थित है। भारत के उत्तर में भूमध्य रेखा स्थित है। ओके, आगे देखिए जो 17 प्रश्न है कि भारतीय मानक समय की गणना कर डैश के घंटे की जाती है। क्लॉक टावर जो बोला गया है यहाँ पे, तो सी ऑप्शन सही करेंगे, मिर्जापुर से किया जाता है। कहाँ से, मिर्जापुर से। देख सकते हैं भारत का जो मानक समय है प्रयागराज के नैनी क्षेत्र से मिर्जापुर के निकट है, यहाँ से गुजरता है। 82.5 यहाँ पे 82.5 डिग्री देशांतर पर अवस्थित है। मानक समय देख सकते हैं यामोत्तर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से गुजरती है यामोत्तर रेखा। इसे ध्यान में रखिएगा, मानक समय है भारत का। तो दोस्तों आज हम लोग यहीं पे 17 प्रश्न किए हैं। आज की क्लास में कैसा लगा वीडियो आज का जरूर कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।